नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं, उनको मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, उसकी अहमियत क्या है और उसका एक फॉर्मेट देखेंगे। अगर आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ही अगर स्टॉक मेंटेन करना है क्रिटिकल स्पेयर पार्ट का, तो आप कैसे करोगे। जो आपका एक्चुअल में स्टॉक मेंटेन करना है उसमें भी काम आएगा, और आपने अगर कोई ऑडिट करानी है कस्टमर की तो उसमें भी पूछा जाता है कि आप जो है स्पेयर पार्ट्स का कंट्रोल कैसे करते हो, तो उसके अंदर भी आपके काम आएगा। दोस्तों, ये हमारी एक सीरीज चल रही है फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स, जिसके अंदर हम 55 प्लस फॉर्मेट्स एंड सिस्टम समझा रहे हैं। उसी के अंदर ये हमारा 35वां वीडियो है। इससे पहले हम ऑलरेडी 34 वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो अभी प्लेलिस्ट में जाइए, फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम सर्च करिए और वहां पे आपको वो सारे के सारे जो है वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर क्रिटिकल स्पेयर पार्ट की परिभाषा की बात करें कि क्रिटिकल स्पेयर पार्ट का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स होते हैं जिनको हमें अपने स्टॉक के अंदर रखना है। यदि हम इनको स्टॉक में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा जो प्रोडक्शन लॉस टाइम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन लॉस टाइम बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारा जो MTTR यानी कि मीन टाइम टू रिपेयर कि किसी ब्रेकडाउन को सही करने में हम कितना समय लगाते हैं, वो क्या कहलाता है, MTTR। ठीक है, MTTR मीन टाइम टू रिपेयर। अगर हमारे कंपनी के अंदर टोटल मंथ के अंदर 1000 घंटे का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितने थे, 10। ठीक है, तो हमारा ऑन एन एवरेज अगर हम MTTR निकालें कि एक ब्रेकडाउन को हमें ठीक करने में कितना समय लगता है, तो वो कैसे निकल के आता है कि जो टोटल डाउन टाइम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर। टोटल डाउन टाइम कितना हुआ, 1000 आवर्स। नंबर ऑफ फेलियर्स क्या है, 10। ठीक है, तो यानी कि ऑन एन एवरेज 100 आवर्स लगते हैं हमें किसी ब्रेकडाउन को अगर समय पे सही करना हो। तो ये MTTR है, ये बढ़ता कैसे है, इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक सबसे प्रमुख कारण क्या है कि जो उसके अंदर लगने वाले जो पार्ट्स हैं, यानी कि जो ठीक होने वाले पार्ट्स हैं जिसको हम चेंज करके चलाएंगे, उनका समय पर ना मिलना। अगर वो समय पर नहीं मिलेंगे तो उससे क्या होता है कि जो ब्रेकडाउन 15 मिनट में ठीक हो सकता है वो बढ़ के पहुंच जाता है 4 घंटे। ठीक है, अब क्या हुआ, इससे हमारा जो लॉस टाइम है वो बढ़ गया। कई बार क्या होगा कि आइटम तो होगा 100 रुपए का, ठीक है, जैसे कोई बेल्ट है या कोई छोटे बोल्ट्स हैं जो हमारे पास खत्म हो गए, लेकिन वो बोल्ट में चेंज नहीं करूंगा तो मेरी मशीन चल नहीं पाएगी। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्शन लॉस हो गया उसकी वजह से हो गया 10,000 रुपए का, कि अगर मान लो मेरी मशीन जो है वो हर घंटे मेरे को कितना 2,500 रुपये घंटा कमा के दे रही है। ठीक है, तो 4 घंटे का कितना लॉस हो गया, मेरा 10,000 घंटे का लॉस हो गया। तो हम इनको चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि जी लॉस हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, हमारा ब्रेकडाउन टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो उसमें आप पाओगे 90% केसेस के अंदर क्या होता है, स्पेयर पार्ट का ना मिलना ब्रेकडाउन टाइम को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा MTTR भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो क्या हैं, क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स ऐसे पार्ट्स हैं कि जिनको अगर हमें ना मिले मशीन खराब होने पे तो प्रोडक्शन हमारा रुक जाता है, जिनको मंगाने में लीड टाइम ज़्यादा लगता है। हो सकता है पार्ट कम कॉस्ट का हो लीड टाइम, लेकिन लेके आने में उसको ज़्यादा समय लगेगा। पता चलेगा 1 दिन लग गए, 2 दिन लग गए। कोई आपका कोई स्पेशल आपने कोई बुश बना रखा है जिसको हमें लेथ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, सॉरी लेथ पे मशीनिंग करना पड़ेगा या CNC पे मशीनिंग करना पड़ेगा। हमारे पास इन हाउस फैसिलिटी नहीं है उसको करने की, तो उस केस में क्या करेंगे, बाहर से करवाएंगे। अब बाहर वाला हमारे लिए तो फ्री बैठा नहीं है, तो उसके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो उसको करेगा। तो पता चला पार्ट था वो 50 रुपए का या 500 रुपए का, मशीन खड़ी रही 2 दिन। क्यों, क्योंकि वो पार्ट बनेगा, फिर हार्डनिंग पे जाएगा, हार्डनिंग से आने के बाद फिर वो लगेगा। तो इन केसेस में क्या करते हैं, हम कुछ पार्ट्स को अपने यहाँ पर क्या करेंगे, स्टॉक कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि क्या हो कि मशीन अगर खराब हुई तो उसको तुरंत हम उसको मेंटेन कर सकें। अब एक फॉर्मेट भी देख लेते हैं क्रिटिकल स्पेयर पार्ट का, कि आप लोग कैसे स्टॉक मेंटेन कर सकते हो अगर सही तरीके से आपको स्टॉक मेंटेन करना हो
और उसकी लिस्ट कैसे तैयार करनी चाहिए, तो वो हम समझ लेते हैं इस फॉर्मेट के द्वारा। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है क्रिटिकल स्पेयर पार्ट का जो फॉर्मेट है वो आ चुका है, ठीक है। इसको हम क्रिटिकल स्पेयर पार्ट बोल सकते हैं और लिस्ट ऑफ क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं आप इसमें देखोगे तो सबसे पहले तो ऊपर कंपनी का नाम आ गया, ठीक है, फॉर्मेट का नंबर आ गया। ये तो स्टैंडर्ड चीजें हैं, ये तो आपको रखनी ही रखनी है। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है क्यूएमएस का, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पहला रूल क्या है कि भैया आप जो भी काम कर रहे हो उसको लिखित में मेंटेन करो। और लिखित में मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको एक पहचान संख्या देनी पड़ेगी। तो इसकी पहचान संख्या क्या हो गई? इस फॉर्मेट की हो गई AYTMNTF-01, ठीक है। AYT हो गया कंपनी का कोड, MNT हो गया डिपार्टमेंट का कोड, F हो गया फॉर्मेट, 09 हो गया इसका सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं इसके हेडर्स क्या क्या है। सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर है आइटम कोड, आइटम डिस्क्रिप्शन। आइटम कोड हो गया SP 123456 575859। कोड के बाद आ गया आइटम का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ग्रीज है, एलन बोल्ट है, ऑयल। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई आइटम हमें ग्रेड के हिसाब से खरीदना होता है या मेक के हिसाब से खरीदना होता है कि कुछ आइटम जो हैं वो ब्रांडेड आइटम होते हैं, ठीक है। वो ग्रेड के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है, या मेक के हिसाब से मिलेंगे कि भाई फलानी फलानी कंपनी का ही हमें चाहिए इस मशीन में डालने के लिए, या इस ग्रेड का हमें मटेरियल चाहिए। तो यहाँ पे हो गया ग्रीज SHC, एलन बोल्ट हो गए LPS के चाहिए, ऑयल SSC का चाहिए, एयर पाइप SMC का चाहिए, ठीक है। ये किस किस मशीनों पे यूज होता है? ये मशीनों पे यूज होता है VMC 12 12 12 12 12। तो ये वाले जो पार्ट्स हैं हमारे यहाँ से यहाँ तक, ये किस पे यूज हो रहे हैं? VMC मशीन पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया मिनिमम स्टॉक कितना रखना है हमको इसमें। इसका 7 kg रखना है, इसका 100 नोज रखना है, इसका 50 लीटर, इसका 10 मीटर, इसका 200 लीटर्स, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा करंट स्टॉक। तो ये तो हो गए हमारे नॉर्म्स, ठीक है, कि हमें कौन सा आइटम कितना कितना क्वांटिटी में चाहिए। ये कैसे निकालेंगे हम? पहले अपना कंजम्पशन देखेंगे कि हमारा पिछले 6 महीने का कंजम्पशन क्या रहा है, किस प्रकार से जरूरत पड़ी है, उस हिसाब से हम इस लिस्ट को तैयार करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी डालेंगे जो सप्लायर ने यानी कि मशीन मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड करी हैं कि आपको ये स्पेयर में रखनी ही है, ठीक है। फिल्टर हो सकते हैं, बेल्ट्स हो सकती हैं, बेयरिंग्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फिर आ गया स्टॉक की लोकेशन। तो कुछ हो सकता है चीजें हम स्टोर में ना रख के मेंटेनेंस में रख दे। स्टोर वाले ने इश्यू कर दिया मेंटेनेंस वाले को, क्योंकि कोई चीज मान लो मिनट मिनट में जरूरत पड़ रही है, ग्रीज है, चाहिए रोजाना चाहिए, फिर आप जाओगे वहां पर, ठीक है, उसमें टाइम लॉस होगा। तो उसने क्या किया कि आपको एक 10 लीटर या 10 kg ग्रीस इशू कर दिया मेंटेनेंस के नाम पे, ठीक है। फिर आपने उसको अपने यहाँ पर कंज्यूम करना शुरू किया। जब वो खत्म होने वाली हुई तो आपने जाके फिर से इशू कर दिया और उस वाले का आपने हिसाब दे दिया, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस के अंदर है, ये भी मेंटेनेंस के अंदर है। एलन बोल्ट 120, अब बार बार 2 बोल्ट चाहिए तो उसके लिए थोड़ी ना जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि इसका मतलब स्टॉक नहीं रखेंगे मेंटेन उसका। फिर उसकी स्टॉक मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी आ जाती है? मेंटेनेंस टीम की आ जाती है। वो कैसे करना है वो मैं आपको स्टॉक शीट के थ्रू समझाऊंगा। ये तो क्या है कि आपने करंट स्टॉक डिसाइड कर लिया कि मैंने डेली लेना है तो डेली नोट कर लिया, वीकली लेना है तो वीकली कर लिया, मंथली लेना है तो मंथली कर लिया, ठीक है। फिर ये सारी चीजें कहाँ हैं? ये स्टोर के अंदर है। ऐसे ही फिर बी वेल्ट हो गई, B10, ठीक है, B103 फैनर मेक की चाहिए, ठीक है, B80। ये कहाँ लगेगी? ये प्रेस मशीन पे लगेगी, ये लेथ 12 पे, ये लेथ 13 पे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप अपनी स्पेयर पार्ट की जो लिस्ट है उसको रेडी कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मेट देख लेते हैं जिसके अंदर आप जो है एक तरफ एक बार आइटम सारे हमने लिख लिए, फिर उसका हमने इन आउट करना शुरू किया, तो आप डेली बेसिस पे लाइव स्टॉक मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अब जो आपकी स्क्रीन पे आया है ये भी क्रिटिकल स्पेयर पार्ट की लिस्ट है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या कर रखा है? स्टॉक शीट को इनबिल्ट कर रखा है, ठीक है। इसके अंदर आप अगर देखोगे तो एक शीट है इनवर्ड की शीट जिसके अंदर आप इनवर्ड करते जाओ सारे आइटम्स, ठीक है। दूसरी शीट है इशू की शीट जिसके अंदर आप इशू करते जाओ, स्टॉक आउट करते जाओ सारे आइटम। और तीसरी शीट है जिसके अंदर आपको सारा स्टॉक दिखेगा और सारे मास्टर्स आपके क्रिएटेड है।
तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऊपर सारी चीज़ें कॉमन हो गई। अब यहाँ पर हमने एक डाला नेम ऑफ पार्ट, ठीक है। उसके बाद पार्ट रिक्वायर्ड, किस मशीन के लिए वो चाहिए। फिर यहाँ आ गया उसका स्पेसिफिकेशन या ग्रेड, जैसे एसी कॉन्टैक्टर चाहिए, एनसी सीएनसी मशीन के लिए चाहिए। स्पेक क्या है, 220 वोल्ट 50-60 हर्ट्ज, ठीक है। कैटेगरी क्या है इसकी, इलेक्ट्रिकल। इसकी लोकेशन क्या है, रैक 1 में रखा हुआ है। मिनिमम कितना रखना है, 5, मैक्सिमम कितना रखना है, 10। और रीऑर्डर लेवल क्या है, 8, कि 8 पे आते ही मैं इसको ऑर्डर कर दूंगा ताकि मेरा मिनिमम से नीचे ना जाए। फिर यहाँ पे हमने डाला ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पर आपको इन आउट बैलेंस चलेगा, ठीक है। तो आपको जो येलो वाले कॉलम दिख रहे हैं, इनके अंदर हमने क्या किया, फॉर्मूले लगाए हुए हैं। कहाँ से लिंक है वो, इनवर्ट शीट से और इशू शीट से, ठीक है। अब मैं आपको एक समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो आइटम है एसी कॉन्टैक्टर, ठीक है। अब अगर इसका स्टॉक मैं इन करूंगा तो हमने क्या करना है, इनवर्ट शीट में गए, यहाँ पर एसी कॉन्टैक्टर अपना सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर डेट डाल दी हमने, डेट डाल देते हैं 1 मार्च, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मार्च डेट डाली, और हमने यहाँ पे मटेरियल कितना किया, 50 इन्वर्ट किया। चालान नंबर कितना था, किस चालान के अगेंस्ट में आया, या हो सकता है हमने स्टोर से इशू कराया हो तो इशू स्लिप हम डाल देंगे यहाँ 1 to 3। सप्लायर अगर हमें पता है तो डाल देंगे, अदरवाइज यहाँ लिख देंगे हमने स्टोर से लिया है, ठीक है। स्टोर से जो है इन्वर्ट कराया है, यानी कि इशू किया है। क्योंकि जब स्टोर से लोगे तो पहले आप इन्वर्ट तो करोगे स्टॉक आउट करने के लिए, ऐसा ही जब बाहर से खरीद के लाओगे तो पहले इन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इन्वर्ट करने से पहले भी क्या करना पड़ेगा आपको, पहले जब ये शीट शुरू करोगे तो एक बार सारा स्टॉक लेकर के उसमें चढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे हमने इन्वर्ट किया तो यहाँ इन क्वांटिटी के अंदर जो है आपका एसी कॉन्टैक्टर आ गया। अब शाम को जो है हमें ये सेम मटेरियल जो है इशू करना पड़ गया, तो हमने यहाँ से क्या किया, सिलेक्ट किया एसी कॉन्टैक्टर, ठीक है। और यहाँ पे हमने डेट डाली 1 मार्च, और यहाँ पे हमने डाल दिया कि मैंने ये 2 पीस इशू किए हैं। किस पे इशू किए हैं, सीएनसी मशीन पर इशू किए हैं, ठीक है। ठीक है, इशू स्लिप नंबर डाल दी 1245, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे इशू किया तो ये इशू हो गया, और बैलेंस कितना रह गया, 15। ओपनिंग कितना था हमारे पास, 5 था, इन हुआ 15, आउट हुआ 2, बैलेंस रह गया 8, ठीक है। और फिर मान लो हमने 2 तारीख में फिर से इसी आइटम को इशू किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 पीस हमने इशू किए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया, पहले 2 था, 5 ऐड होके 7 हो गया। ओपनिंग 5 था, इन हुआ 15, तो 5 15 20 -7, तो टोटल बैलेंस हमारे पास 13 है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप पूरा का पूरा स्टॉक जो है मेंटेन कर सकते हो। और ये देखना है आपको कि कौन कौन सा आइटम कब कब दिया है, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद में आपने यहाँ पर फिल्टर लगाया। और अगर हमें देखना है एसी कॉन्टैक्टर, तो हम यहाँ से देखेंगे, एसी कॉन्टैक्टर पर जाएंगे तो पता चल गया 1 तारीख को इशू हुआ, 2 तारीख को हुआ। ऐसे ही इनवर्ट के अंदर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम पूरा का पूरा जो स्टॉक है उसको मेंटेन कर सकते हैं, क्रिटिकल स्पेयर पार्ट का। साथ में लिस्ट भी हम बना सकते हैं। इसका हमने क्या किया हुआ है, एक अलग से भी छोटा सा एक कोर्स बना करके अपना जो पोर्टल है, ट्रेनिंग पोर्टल, और जो हमारा ऐप है AYT इंडिया अकेडमी, उसके ऊपर डाला हुआ है कि आपको सिर्फ ये शीट अगर चाहिए अपना स्टॉक मेंटेन करने के लिए क्रिटिकल स्पेयर पार्ट का, स्पेशली हमने इसको डिजाइन किया हुआ है क्रिटिकल स्पेयर पार्ट मेंटेन करने के लिए, चाहे वो आपके मशीन के हों या टूल के हों। आपको मेंटेनेंस के अंदर ये शीट मेंटेन करनी है तो वहां पे आप इसको मेंटेन कर सकते हैं बड़े ही इजी तरीके से। दोस्तों, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है और आपको लगा कि ये वीडियो आपके काम के आने वाली है, आपके काम आएगी, या जो आपके दोस्त लोग हैं उनके काम आएगी, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में AYT ना लिखना भूलें। आप कमेंट में अगर लिखेंगे AYT इंडिया या कमेंट में लिखेंगे यस, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने लास्ट तक जो है वीडियो देखी है, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि ऐसा नहीं है कि रील्स के ज़माने में सिर्फ लोगों ने 2 मिनट की वीडियो देखी, काम खत्म। लोग पूरी वीडियो भी देख रहे हैं जिनको नॉलेज लेनी है। और ऐसे जो कमेंट्स करने वाले लोग होंगे उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर भी करूंगा कि भाई ये लोग हैं एक्चुअल में जिन्होंने अपना जो स्किल है उसको इम्प्रूव करना है। धन्यवाद।